हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लैंग्वेज पेडागोजी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम देखेंगे, जो आपके जामिया बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड है। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे भाषा के विविध रूप क्या है, इसके कितने रूप हैं, इसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो फर्स्ट टर्म कहता है आपका मातृभाषा, मदर टंग, भाषा का पहला रूप है। बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जो मातृभाषा मदर टंग है वो भाषा का पहला रूप है। ठीक है, उसी को हम जो मदर टंग होता है, जो मातृभाषा होती है, हम उसी को एक्वायर करते हैं, उसी को हम अर्जन करते हैं, मतलब उसी का अलग अलग नाम है। तो पेपर में कुछ भी आ सकता है। हिंदी में आपका अर्जन आएगा, इंग्लिश में आपका एक्वायर आएगा। ठीक है, एक्विजिशन आ सकता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि जो मातृभाषा, मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज, ये सब क्या है, मदर टंग होता है आपका। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज होता है आपका, जिसको हम एक्वायर करते हैं। इसको हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें इसमें कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सेकंड कहता है जो राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज है, कोई नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे बात आती है ना, तो लोग बात कहते थे कि नहीं हमारे तो राष्ट्रभाषा हिंदी है। नहीं, हमारे इंडिया, हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हाँ, ऐसे हम काम करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में पेपर वर्क तो होता ही है, पर ये जो कहेंगे कि हमारा कोई एक राष्ट्रभाषा है, वो हमारा कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्य भाषा है। थर्ड कहता है राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। मतलब पेपर में अगर आ जाएगा राज्य भाषा तो हिंदी है, पर राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। क्योंकि हमारे इंडिया में किसी एक लैंग्वेज को हम नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते हैं। क्योंकि अगर मान लो हिंदी बना देते हैं, जो साउथ के लोग हैं उनको तो दुख होगा ना कि हिंदी को बना दिया, तमिल क्यों नहीं बनाया। ये जब 1947 के टाइम ऐसा हुआ था, बाद में जब संविधान बना था कि राष्ट्रभाषा हिंदी को करा जाए, तो फिर उन लोगों ने विरोध किया था, जिसके कारण कोई भी आज के डेट में हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत 1963 के ओला ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप इसको याद रखेंगे, ये पेपर में आ सकता है। ओला का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 में हिंदी भारत की राज्य भाषा है। ठीक है, आर्टिकल कौन कहता है, 343 कहता है कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है। ठीक है, मानक भाषा शिक्षा व कार्य याली प्रयोग की भाषा है। जो हमारी हिंदी है वो हमारी मानक भाषा है। शिक्षा में सेकंड अगर आ जाएगा तो वो इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा में, टीचिंग में, कोई भी पेपर वर्क में, कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है, कार्यालय में प्रयोग की भाषा है, क्या है, तो हिंदी है। ठीक है, अब आते हैं भाषा सीखने के चरण क्या होते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, कूकना, कुकिंग क्या होता है, कुइंग क्या होता है, कुकिंग नहीं, सॉरी, कुइंग। जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है ना, 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने का, 6 सप्ताह, 4 महीने में, 1 महीने में 4 सप्ताह और फिर 2 सप्ताह, तो 1.5 महीने का जब बच्चा होता है 6 सप्ताह का, तो वो कुइंग करना सीख लेता है, कूकना सीख लेता है। सेकेंड आता है आपका बलबलाना, बैबलिंग। ये कब करता है बच्चा, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है, तब वो बैबलिंग शुरू करता है। थर्ड कहता है एक शब्द चरण, 1 वर्ड स्टेज। बच्चा कब बोलता है, 1 वर्ड स्टेज। जैसे मम्मा, पापा, दादा, नाना, ये सब बोलना कब शुरू करता है, जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब। फोर्थ कहता है टेलीग्राफिक, वे 2 शब्द चरण है। टेलीग्राफिक वे 2 शब्द चरण है, जिसमें बच्चा 18 माह से 24 माह तक, मतलब 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक बोलना शुरू कर देता है। जैसे कह देगा 1 वर्ड स्टेज कब बोला, जब वो 1 साल का था। 1 वर्ड में मम्मा, पापा बोल देगा। जैसे कि जब वो 18 से 24 महीने रहेगा, मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में जब वो रहेगा, तो वो 2 वर्ड को जोड़ करके बोलना शुरू कर देगा। जैसे मम्मा पानी दो, मतलब 2 वर्ड को जो ऐड करके बोलना शुरू कर देता है। तो वो कब करता है, तो 1.5 से 2 सालों के बीच में। फिफ्थ कहता है लंबे उच्चारण जो वर्ड होते हैं, एक सेंटेंस बोलना, एक पूरा वाक्य बोलना, वो कब करता है, तो 2 से 4 साल के बीच में बच्चा
करने लगता है, मतलब 2 साल के बाद ही वो लंबा उच्चारण मतलब एक सेंटेंस पूरा अच्छे से बोल पाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये भी आता है प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में बच्चा 3 ही शब्द सीखता है, मतलब 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है, मतलब 3 वर्ड सीख लेता है। 2 साल में बच्चा 272 वर्ड सीख लेता है। देखा, 1 साल में 3 ही सीखा और 2 साल में 272 सीख लेता है। और 5 ईयर्स में आते आते बच्चा 2072 शब्द वो जान चुका होता है। तो जब 6 ईयर्स का बच्चा होता है, 6 ईयर्स में होता है, तो उसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है। तो जब तक बच्चे को मतलब 5 साल में जब 2072 सीख लिया है, तो 6 क्लास में तो मतलब जब वो 1 साल का और हो जाएगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को प्राइमरी लैंग्वेज मतलब उसके मदर टंग में ही प्राइमरी क्लासेस दी जाए 1st to 5th तक, ताकि उनको समझ आए और उनको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आया आपका भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। ये कुछ विधियाँ हैं, कुछ मेथड्स हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान में रखेंगे आप। फर्स्ट आता है आपका व्याकरण विधि। व्याकरण विधि क्या होता है? इसमें कहता है इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है। मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है जो व्याकरण विधि है, ग्रामर में ये एक मेथड है। व्याकरण विधि को ही हम इंग्लिश में ग्रामर मेथड कहते हैं। ग्रामर मेथड इज़ अ लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है। ये एक अप्रोच है लैंग्वेज टीच करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, बच्चे रूल सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, उसके बाद देन ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं, उसको यूज़ द लैंग्वेज और इसको यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। ये आपका हो गया व्याकरण विधि को ही हम क्या करते हैं, व्याकरण विधि को हम इंग्लिश में ग्रामर मेथड कहते हैं। इसके कुछ की फीचर्स है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो आपका ग्रामर मेथड है ये फोकस ऑन ग्रामेटिकल रूल्स पे फोकस करता है, मतलब भाषा के नियमों पे फोकस करता है। ये ट्रांसलेशन का उपयोग करता है। जैसे कि हमें बचपन में तो आज के स्कूल में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए कि बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं, पर जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था कि हमें तो इंग्लिश सीधा ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ाया जाता था। ये वर्ड लिखो, इसको ट्रांसलेट करो, ऐसे ही होता था। ये वही वाली विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें पढ़ने और लिखने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पे? तो आपका व्याकरण विधि पे, मतलब ग्रामर मेथड पे। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि टीचर्स कहता है राम गोज़ टू स्कूल। ठीक है, इसमें रूल लगेगा। ऐसे हमें व्याकरण सीखना मतलब ग्रामर सीखना पड़ेगा, इसके रूल सीखने पड़ेंगे, तब जा कर के हम जैसे लिखा, मान लो हमने एग्जांपल लिया राम गोज़ टू स्कूल। अब इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो ये पूरे ग्रामर की टेक्निक को, पूरे मेथड को, पूरे मतलब उसके रूल को सीख कर ही हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड करते हैं, मतलब व्याकरण विधि। इसी को हम व्याकरण विधि कहते हैं। सेकंड आता है आपका, इसके कुछ जैसे कि व्याकरण विधि अगर ग्रामर मेथड के बारे में जाने तो ये कहता है इसमें ना रूल क्लियर हो जाता है। ठीक है, जो व्याकरण विधि होता है, ग्रामर मेथड होता है, इसमें आपका रूल क्लियर हो जाता है। इसमें राइटिंग एंड रीडिंग स्किल, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है कौन सी मेथड है जिसमें राइटिंग एंड रीडिंग स्किल बढ़ जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है, तो वो कौन सा मेथड है? आपका व्याकरण विधि मतलब ग्रामर मेथड ही होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होता है क्योंकि हमें जब पेपर लिखना होता है तो हम तो ग्रामर के रूल को फॉलो करके ही पेपर लिखते हैं ना। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। इसमें ना क्या होता है, ग्रामर मेथड में जो स्पीकिंग होता है ना, स्पीकिंग स्किल वीक होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखने और पढ़ने पे फोकस किया जाता है, तो इसमें स्पीकिंग स्किल आपकी वीक होगी। ठीक है, और इसमें नेचुरली लैंग्वेज नहीं यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एक के रूल फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो क्लासेस होती है ना बहुत बोरिंग हो जाती है।
आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? इसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। मतलब व्याकरण विधि आपका था जो ग्रामर मेथड था, और सेकंड आ गया आपका व्याकरण अनुवाद विधि। अनुवाद मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके बारे में जानते हैं। ये कहता है व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत ट्रेडिशनल, हाँ ये भी आ सकता है, जो आपका व्याकरण अनुवाद विधि है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर है, मतलब व्याकरण भी है और अनुवाद भी है, मतलब ग्रामर भी है एंड ट्रांसलेशन भी है। ठीक है। सेकंड कहता है अच्छा अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित होती है इसमें। थर्ड क्या, इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। तो व्याकरण विधि में भी आपको ज़्यादा बोलने के अवसर नहीं मिले थे। व्याकरण अनुवाद विधि में मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी आपको ज़्यादा बोलने का अनुभव नहीं मिल पाता है, अवसर नहीं मिल पाता है। ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस विधि में बच्ची की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। जैसे हमने बोल दिया कि भाई क्या कर रहे हो, अब क्या कहेगा, इसको इंग्लिश में बोलो, तो सीधा क्या हुआ, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो गया जो हम लोगों ने बचपन में बहुत किया है। इसके बारे में जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज अगर समझें कि व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, तो ये है ट्रांसलेशन, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। और ये इसमें एक बात याद रखें, ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो लैंग्वेज टीचिंग वेयर लर्न्स स्टडी। इसमें ग्रामेटिकल रूल्स एंड ट्रांसलेट सेंटेंस बिटवीन देयर नेटिव लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज। मतलब सिंपल सी बात है, जो लैंग्वेज को आप जानते हो उस लैंग्वेज से सीधा आपको इंग्लिश सिखाया जा रहा है, कोई भी दूसरी लैंग्वेज सिखाई जा रही है। सिंपल सी बात है, उसी को हम मतलब जो लैंग्वेज आप जानते हैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे हो, वो आपका व्याकरण अनुवाद विधि मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में कुछ की फीचर्स जान लेते हैं। ये क्या है, ये कहता है ये व्याकरण नियमों का विस्तार से अध्ययन, मतलब कि डिटेल्स स्टडी ऑफ ग्रामर रूल्स। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, इसमें डिटेल स्टडी ऑफ ग्रामर रूल्स होता है, मतलब ग्रामर रूल्स का डिटेल से स्टडी किया जाता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग, मतलब मातृभाषा का अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें, क्योंकि सीधा ट्रांसलेट कर रहा है ना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को, इसीलिए आपको तो दूसरी लैंग्वेज के उसके जो मदर टंग है उसकी तो हेल्प लेनी पड़ेगी ना इसमें। ये कहता है इसमें भी फोकस किया जाता है रीडिंग एंड राइटिंग पे। और क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल अगर देख लें, एक सेंटेंस मान लो, सोचो कुछ भी, सी इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये क्या हो गया, अगर हमें हिंदी आती है, मान लो हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है, आप भी मान सकते हैं, हम ये कहते हैं कि वह एक किताब पढ़ रही है। ठीक है। अब क्या किया जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसके इंग्लिश बनाओ, तो हम क्या कहेंगे, सी इज़ रीडिंग अ बुक। सिंपल सी बात है, ये आपका व्याकरण अनुवाद विधि हो जाता है। इसके कुछ लाभ हैं, जैसे मैं बताया, इसमें ट्रांसलेशन स्किल इम्प्रूव हो जाती है, ये भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है, इसमें भी वही सेम बात है कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल स्लो होती है, कम होती है, कमज़ोर होती है। इसमें प्रैक्टिकल लाइफ मतलब प्रैक्टिकल यूज़ इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका आता प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि को हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड वो होता है प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा के मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। मतलब पहले वाले में क्या था कि हमें दूसरी लैंग्वेज का हेल्प लेना पड़ रहा है, तब जाके हम
सीख रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, हम किसी दूसरे लैंग्वेज की हेल्प नहीं लेती है, ये इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इस विधि में इस मेथड में बच्चे की जो मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान लो पेपर में क्वेश्चंस आता है कि कौन सी विधि है जिसमें मदर टंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, या मातृभाषा का इस्तेमाल किए बिना सीखा जाता है, तो वो आपका क्या होगा, डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। ठीक है, ये केवल लक्ष्य भाषा जो टारगेट लैंग्वेज के आधार पे बनाया जाता है के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना, द डायरेक्ट मेथड इज अ लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इन विच द टारगेट लैंग्वेज इज टॉट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द लर्नर्स मदर टंग। सिंपल सी लैंग्वेज में है कि बिना मदर टंग का इस्तेमाल किए हुए हमें प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड सीखा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इसमें क्या क्या होता है, ओनली टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज, मतलब इसमें एक ही लैंग्वेज यूज होगा, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है। इसमें ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं किया जाता है, जो आपका मतलब कि डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें क्या होता है ना, फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। पहले वाले में क्या था, राइटिंग एंड रीडिंग पे फोकस किया जाता था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मतलब सुनने और बोलने पे फोकस किया जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली, मतलब इसमें ग्रामर तो इन्वॉल्व होते हैं पर इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं, और इस पे ज़्यादा रूल पे ग्रामर पे फोकस नहीं किया जाता है। ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। अगर इसके कुछ मान ले अगर कुछ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, मतलब लाभ तो हो गया कि आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल अच्छी हो जाएंगी, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, मे बी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल लर्नर्स। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था कि हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करके दूसरी लैंग्वेज सीख रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि हम लैंग्वेज को नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा ना, किसी बच्चे को परेशानी आ सकती है ना, इसको सीखने में। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज यही है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए इसमें टाइम लगता है। इसमें क्या होगा, जो टीचर्स होगा वो मोस्ट हाईली, मतलब कि फ्लुएंसी चाहिए टीचर के अंदर। ठीक है, किसमें, तो डायरेक्ट मेथड में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या आता है आपका प्रत्यक्ष विधि के बाद सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण विधि क्या होता है, सम्मिश्रण विधि वो होता है, इसमें मिक्स्ड मेथड होता है। मिक्स्ड सम्मिश्रण मतलब सभी को मिक्स कर देना। जितने सारे मेथड हमने पढ़े, व्याकरण, ग्रामर, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट, संप्रेषण, आगमन, निगमन, इंडक्टिव, डिडक्टिव, कम्युनिकेटिव, ये सब का मिक्सचर है, क्या है, तो सम्मिश्रण विधि है। सम्मिश्रण विधि क्या कहता है, इस विधि के अंतर्गत, मतलब इस मेथड के अंदर लैंग्वेज टीचिंग की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होती है कि व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण होता है। इस सम्मिश्रण विधि में जो टीचर होते हैं, लैंग्वेज टीचिंग के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। मतलब किसी भी विधि, मतलब जितने सारे मेथड है, किसी भी मेथड का चयन कर सकता है। ठीक है, अगर इसके कुछ इम्पोर्टेंस देखा जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारे इसके अंदर सारे मेथड इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन सिचुएशन एंड लर्नर नीड्स, मतलब इसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, जो आपका मिक्स्ड मेथड है, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के नीड के हिसाब से टीचर क्या करता है, मेथड का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बच्चे को जिस मेथड में समझ आता है, जिस मेथड में वो कर पाता है, उस मेथड में बच्चे को समझाया जाता है और कराया जाता है। इसके यही कुछ फीचर्स हैं, और ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये लचीला होता है, और फोकस ऑन ऑल ओवर
ऑल 4 स्किल रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। पेपर में आपसे ये आ सकता है कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें बच्चों के रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग चारे कौशल पे, चारों स्किल पे ध्यान दिया जाता है या उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, तो वो आपका मिक्स्ड मेथड हो जाएगा। ठीक है। इसकी जो लर्निंग होती है, अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो ये क्या होता है ना, सीखना अधिक प्रभावी और रोचक होता है। मतलब लर्निंग बिकम इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग हो जाती है। जो लर्निंग होती है ना, इफेक्टिव भी होती है एंड इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। उसमें क्या होता है, बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप्स लर्नर। इसमें क्या होता है, जितने भी क्लास में बच्चे हैं वो तो अलग अलग घर से आते हैं, सबको अलग अलग मेथड में समझ आता है। तो इस मेथड में क्या होता है, सारे ऑल टाइप्स लर्नर को बेनिफिट्स मिलते हैं। किसमें, तो मिक्स मेथड में। इसमें डेवलप ऑल लैंग्वेज स्किल, मतलब सारे लैंग्वेज स्किल का इसमें बच्चों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज एक आध हो सकते हैं, तो वो ये हो सकते हैं कि बैलेंसिंग मेथड कैन बी डिफ़िकल्ट, मतलब सही संतुलन बनाना कठिन हो सकता है इसमें। और टीचर मस्ट नो एल मेथड, मतलब वो ऐसे टीचर होने चाहिए जिनको सारे मेथड अच्छे से पता हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं अपने 5th संप्रेषण परक विधि, मतलब कम्युनिकेटिव मेथड। अब ये क्या होता है, कम्युनिकेटिव मेथड यह भाषा शिक्षण की ऐसी पद्धति है जिसमें लैंग्वेज के संचार, कम्युनिकेशन के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं मतलब रियल लाइफ में भाषा का सही उपयोग कर सके। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया की ओर शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। सिंपल सी बात है। इसके बारे में चलो जानते हैं। ये कहता है इस पे, ये जो कम्युनिकेशन मेथड है, ऑफ कोर्स इसका नाम ही कम्युनिकेटिव है, तो ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन पे फोकस करेगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे फोकस करेगा, एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगा, और क्या करेगा, ये रियल लाइफ सिचुएशन को भी देखेगा, है ना। इसमें ग्रुप वर्क में भी काम होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन तो ग्रुप में ही होता है ना, दो बंदों के बीच में ही होता है। बंदा अकेले बैठ के क्या ही कम्युनिकेट करेगा, है ना। अब आता है आपका, इसमें क्या होता है ना, ग्रुप वर्क भी होता है, मतलब 2 बच्चों को एक साथ कर दिया या 5-6 बच्चों का ग्रुप बना दिया, इसमें भी कम्युनिकेटिव मेथड होता है। ये इसके अंदर आ जाएगा आपका। और ये कहता है जो कम्युनिकेटिव मेथड है, इसके अगर एडवांटेज देखें तो ये इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल क्विकली, मतलब बोलने की जो क्षमता होती है ना, इसमें तेज़ी से विकसित होती है। क्यों विकसित होती है, क्योंकि इसका नाम ही है कम्युनिकेटिव मेथड। इसमें कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जब बच्चा आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी जो स्पीकिंग स्किल होगी वो क्विकली होगी। ठीक है। इसमें क्या होगा ना, आत्मविश्वास बढ़ता है, बुल्ड्स कॉन्फिडेंस इसमें बच्चों का बढ़ता है, क्योंकि वो बोल पाएगा तो ऑफ कोर्स उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये भाषा एक व्यवहारिक उपयोग सीखते हैं, मतलब लर्नर्स यूज़ लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब ऑफ कोर्स जब बच्चे दोस्तों आपस में बात करेंगे तो उसमें तो ये भी बात करेंगे ना, रियल लाइफ सिचुएशन की भी बात करेंगे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। अगर ये देख लें इसकी कुछ हानि क्या हो सकती है, डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, तो ये क्या कहता है, लेस फोकस, मतलब इसमें ग्रामर पे फोकस बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो बहुत कम किया जाता है। कम्युनिकेटिव मेथड में संप्रेषण परक विधि के अंदर ग्रामर पे कम फोकस किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन लार्ज क्लासरूम, मतलब अगर मतलब बहुत बड़ा क्लासरूम है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको हैंडल करने में। इसमें ऐसे टीचर की रिक्वायर्ड होती है जिसकी मतलब जो स्किल्ड में अच्छा हो, है ना, जो कम्युनिकेटिव मेथड को समझ सके और समझा सके। 6 आता है आपका आगमन विधि। आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, ये उदाहरण से नियम की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब उदाहरण पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में उसकी परिभाषा बताना। जैसे संज्ञा क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे,
संज्ञा के बारे में बच्चों को बताएंगे, उसके बाद उसके उदाहरण देंगे। जैसे आगमन विधि वह पद्धति है जिसमें विशिष्ट उदाहरण एग्जाम्पल से शुरू करके जनरल रूल तक पहुंचा जाता है। ठीक है, द इंडक्टिव मेथड इज अ टीचिंग अप्रोच इन विच लर्नर्स मूव फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरल रूल्स। तो क्या होता है, उदाहरण से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया नाउन का, ठीक है, तो पहले नाउन क्या क्या होता है, नाउन के बारे में हम एग्जाम्पल दे देंगे बच्चों को। कोई किसी नाम बताएंगे, किसी जगह के नाम बताएंगे, जो नाउन के अंदर आता है पहले हम नाउन के एग्जाम्पल दे देंगे, उसके बाद उसके रूल बताएंगे। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद रूल बताएंगे। तो पेपर में ये भी आ सकता है, ये क्या है, तो ये एग्जाम्पल टू रूल जा रहा है, इंडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, ये स्टार्ट ही एग्जाम्पल के साथ होती है। ये एक एक्टिव, इसमें क्या होता है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का, क्योंकि टीचर पढ़ाने से पहले वो टॉपिक देगा और उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा पहले, और सारे बच्चे एक एक एग्जाम्पल दे देंगे, उसके बाद टीचर उसका रूल बताता है। इसमें क्या होता है ना, जब बच्चों से एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो ऑफ कोर्स वो थिंकिंग करेंगे, तो फोकस ऑन थिंकिंग एंड इसको समझने, मतलब सोचने और समझने पे फोकस किया जाता है, जो आपका आगमन विधि इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि इसके कुछ एडवांटेज क्या है कि जो आगमन विधि है इंडक्टिव मेथड है, इसमें क्या होता है ना कि बच्चे का जो लर्निंग होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, डेवलप्स थिंकिंग एबिलिटी होते हैं, मतलब जो एबिलिटी डेवलप होती है बच्चों के अंदर, थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आता है, मतलब उसकी किसी चीज़ को जानने की इच्छा, मतलब क्यूरियोसिटी आती है बच्चों के अंदर। ठीक है, और इसमें ना एक इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें सारे बच्चों के लिए ये सूटेबल नहीं होता है, सब बच्चों के लिए इजी नहीं होता है। मान लो किसी बच्चे को कोई टॉपिक ही नहीं पता होगा, उसके बारे में वो क्या एग्जाम्पल देगा, इसलिए सारे बच्चों के लिए इजी नहीं हो पाता है, थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है इसके अंदर। इसमें भी वही कहा गया है कि टीचर को एक प्लानिंग के साथ आना चाहिए, तो फिर हेल्प मिल सकती है। अगर एक लाइन में इसको हम समझें कि आगमन विधि इंडक्टिव मेथड क्या है, द इंडक्टिव मेथड इनकरेज लर्नर्स टू डिस्कवर रूल देमसेल्व्स, मेकिंग लर्निंग डीपर एंड मोर मीनिंगफुल। ठीक है, मतलब आगमन विधि छात्रों को स्वयं सीखने और नियम खोजने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनका जो नॉलेज है बहुत गहरा और स्टेबल हो, अस्थाई बनता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है आपका निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि मतलब डिडक्टिव मेथड, आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड। अगर आपको आगमन विधि इंडक्टिव मेथड समझ आ गया है तो निगमन विधि तो ऐसे ही समझ आएगा, वो एकदम उसके अपोजिट है। वो क्या है, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड कि रूल टू एग्जाम्पल टू रूल जाता है, और ये क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल जाता है। अगर इसमें एग्जाम्पल लिया जाए तो पहले किसी से, मान लो नाउन के ही एग्जाम्पल लिया जाए तो पहले हम क्या बताएंगे, नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनीथिंग कर देंगे, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। इसी को हम निगमन विधि कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नियम से उदाहरण की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। और स्पेसिफिक टू जनरल कौन सा है, तो इंडक्टिव है। पेपर में ऐसे आएगा आपके, स्पेसिफिक टू जनरल कौन है, तो इंडक्टिव है, और जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव हो जाएगा आपका। यहाँ लिखा हुआ है पहले परिभाषा बताना, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करवाना। इतनी बात आई होप ये आप सभी को समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आई होप कि आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आप टेंशन नहीं लें, मतलब आपका पेपर से पहले तक
ये कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।